नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज बात कश्मीर की। आज सुबह से अचानक सुर्खियों में केंद्र सरकार की कश्मीर नीति है। सरकार के रुख में क्या कोई बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है? क्या देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की बात करने वाली ये मोदी सरकार क्या कश्मीर के मसले पर अपनी उस स्टैंड में कमी कर रही है, डाइल्यूशन कर रही है, जिसके तहत वो हुर्रियत को खासा महत्व नहीं देती थी? आज सरकार ने औपचारिक तौर पर संसद में माना है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर हुर्रियत के नेता यानी कश्मीर के अलगाववादी ताकतें पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत करना चाहती हैं तो वो क्योंकि हिंदुस्तानी है तो वो बातचीत कर सकते हैं। आपको याद होगा 2 साल पहले इसी सरकार ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की बातचीत को लेकर भारत पाकिस्तान की पहले सचिव स्तर की बातचीत रद्द की थी और उसके करीब 1 साल के बाद एनएसए स्तर की बातचीत को रद्द करना पड़ा था। तो क्या मोदी सरकार कश्मीर नीति में कोई आमूल चूल परिवर्तन कर रही है? क्या मोदी सरकार कश्मीर की अपनी स्ट्रेटेजी को बदलना चाहती है या मोदी सरकार कश्मीर का पर ये उसका यू टर्न है, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है? साफ तौर पर यह कह रहा है सरकार के साथी शिवसेना ने भी कहा कि कहीं ना कहीं विदेश नीति को लेकर, पाकिस्तान नीति को लेकर, कश्मीर की नीति को लेकर मोदी सरकार में विजन की कमी है। क्या वाकई में ऐसा है या कोई बहुत बड़ा तुरुप का पत्ता फेंका गया है इस स्टैंड को बदलने के साथ? इसी मुद्दे पर चर्चा कुछ खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले देखते हैं आज दिन भर क्या हुआ इसी मसले पर। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, हुर्रियत पर मेहरबानी क्यों? हुर्रियत से बात कर सकते क्या? सरकार के पार्ट में क्लाइम डाउन है सर। हाउस चल रहा है सर, बाहर कैसे बोलेंगे? अभी मैं उसको अभी नहीं बोलूंगा। अभी मैं उत्तराखंड का ये इसमें बहुत बिजी है। बात होता ही नहीं यार, यू टर्न का सवाल। No, I think the concerned departments and the ministries will answer this. केंद्र सरकार के मंत्री सवालों से बच रहे हैं। असल में सवाल ये कि क्या सरकार को अब पाकिस्तान और अलगाववादी नेताओं के बीच मुलाकातों पर कोई ऐतराज नहीं है। असल में विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने जो जवाब दिया है उस पर बवाल मच गया है। संसद में 28 अप्रैल 2016 को अपने जवाब में वीके सिंह ने लिखा है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, लिहाजा कश्मीर के नेता कहे जाने वाले लोग भी भारतीय नागरिक हैं, इसलिए भारत आने वाले किसी भी देश के प्रतिनिधि से उनकी मुलाकात पर प्रतिबंध नहीं है। वीके सिंह के इस बयान का साफ साफ मतलब है कि भारत को अलगाववादियों और पाकिस्तान के बीच बातचीत में कोई एतराज नहीं, जबकि यही सरकार है जिसने अगस्त 2014 और अगस्त 2015 में पाकिस्तान के साथ विदेश सचिव स्तर और एनएसए स्तर की बातचीत रद्द कर दी। ये बातचीत इसलिए रद्द कर दी क्योंकि पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने इस वार्ता से पहले अलगाववादियों को न्योता दे दिया था। तब विदेश मंत्री सुषमा ने सरकार के फैसले के पक्ष में संसद में अपने तर्क दिए थे। अब जहां सरकार के ताजा रुख का हुर्रियत स्वागत कर रही है तो उसकी कड़ी आलोचना भी हो रही है। हम कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए, एंड आई थिंक शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रियलाइज कर लिया है कि जो रेड लाइंस उन्होंने ड्रॉ की थी वो रेड लाइंस जो है ना तो सियासत में चलती है और ना ही डिप्लोमेसी में चलती है। देश की पॉलिसी ऐसी है पाकिस्तान के बारे में, कल अगर अजहर मसूद से भी बात हुई तो हमें आश्चर्य नहीं लगेगा। जब से ये एनडीए सरकार आई है 2 साल हो रहे हैं और तब से एक के बाद एक यू टर्न ले रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर खुलेआम अपनी रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले, पाकिस्तान के झंडे फहराने वाले, भारत में रहकर पाकिस्तान के गुण गाने वाले हुर्रियत नेताओं पर ये नरमी क्यों बरत रही है सरकार? क्या सच में सरकार अपनी कश्मीर और पाकिस्तान नीति को लेकर पशोपेश में है? सरकार पर उठते सवालों के बीच हम तो पूछेंगे, क्या मोदी सरकार का हुर्रियत के प्रति नरम रवैया अपनाने का फैसला गलत है? तो हमारा सवाल एक बार फिर ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके एसएमएस का मुझको इंतजार है। हमारा आज का सवाल है कि क्या मोदी सरकार का हुर्रियत के प्रति नरम रवैया अपनाने का फैसला गलत है?
अगर आपको लगता है हाँ ये फैसला गलत है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, और अगर आपको लगता है कि गलत नहीं है तो HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय मुझे 51818 पर SMS करके भेजिए। ट्विटर पर #HTP और #हुर्रियत पर नरमी के जरिए भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज पर भी आपके सुझावों का हमको इंतजार रहेगा। बड़ी बहस के लिए जो पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है उनका परिचय आपसे कराता हूं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता अब्दुल मजीद बांडे साहब, हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की सारा हयात प्रवक्ता हैं, वो जुड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं। जेडीयू के प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ इस डिबेट में शिरकत कर रहे हैं। संघ के विचारक के तौर पर प्रोफेसर राकेश सिन्हा हैं और जाने माने रक्षा विशेषज्ञ प्रोफेसर मेजर जनरल GD बख्शी हमारे साथ हैं। 30 सेकंड ओपनिंग रिमार्क्स, अपनी अपनी राय, और फिर डिबेट को मैं ओपन करूंगा। शुरुआत सबसे पहले संबित पात्रा मैं आपसे करना चाहूंगा। आखिरकार सरकार को यह हुआ क्या कि 2 साल में आपने अपनी पॉलिसी को, कश्मीर की नीति को यू टर्न कर दिया, जैसा कि आप पे इल्जाम लग रहा है, क्यों? 30 सेकेंड्स। कोई यू टर्न नहीं है, ये स्टेटेड पोजीशन है। पहली बात तो है, अगर पाकिस्तान के कोई भी रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में आते हैं बातचीत के लिए और बातचीत से पहले वो सेपरेटिस्ट से मिलते हैं, उनके राय को लेकर बातचीत रखते हैं, तो ये हिंदुस्तान की सरकार नहीं मानेगी, क्योंकि कोई भी थर्ड पर्सन रिप्रेजेंटेशन यहाँ नहीं हो सकता है, थर्ड पार्टी नहीं हो सकता। जहां तक मिलने का सवाल है, क्योंकि जो सवाल वीके सिंह जी से पूछा गया वो अब्दुल बसीत और शाह के मिलने पे पूछा गया, वो तो हिंदुस्तान, जो सेपरेटिस्ट हैं वो भी हिंदुस्तानी हैं, वो बाद में कभी भी मिल सकते हैं, उसमें कोई प्रतिबंध था। ठीक है, कोई स्टैंड में बदलाव नहीं आया। अखिलेश प्रताप सिंह, क्या सरकार अपनी राय से पीछे हट गई है? देखिए सुमित जी, जो 2014 में अगस्त में विदेश सचिवों की वार्ता को कैंसिल किया था सिर्फ इस आधार पे कि अलगाववादियों से मिल रही है पाकिस्तान जी, तो या तो वो स्टैंड गलत था, वो निर्णय, या आज कि हम अगर उनसे मिलते हैं तो भी हमें वार्ता करने में कोई आपत्ति नहीं। इन दोनों में से एक स्टैंड गलत है। बीजेपी बताए कौन सा स्टैंड गलत है और उसके लिए राष्ट्र से माफी मांगे। क्यों? ठीक है, राष्ट्र से माफी मांगे। 30 सेकंड्स में लौटूंगा आपके पास। मेजर जनरल GD बख्शी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, पॉलिटिकल लीडर्स के पास और जाऊं। क्या सरकार को हुर्रियत को बातचीत में ये तवज्जो देनी चाहिए कि हुर्रियत और पाकिस्तान अगर बात करते हैं तो भारत को दिक्कत नहीं है? हुर्रियत की हैसियत क्या है? किसने उनको इलेक्ट किया है? किसने उनको कश्मीर के लोगों का नुमाइंदा बनाया है? कोई इलेक्शन जीते हैं ये? मैं तो समझता हूं कि इनको बिल्कुल भी किसी भी किस्म की जो है रिकग्निशन नहीं दी जानी चाहिए। क्या हमारे दूतावास में जो पाकिस्तान में है, बलूच के लोग आ सकते हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग जा सकते हैं, शिया जो वहां पे बहुत ही तड़पे हुए हैं वो लोग आ सकते हैं जी। अगर वो नहीं आ सकते, जनरल बख्शी, आपने 30 सेकंड में अपनी बात मेरे ख्याल से कम्युनिकेट की है। आप घोर विरोधी हैं। मैं लाना चाहूंगा इस डिबेट में बांडे साहब को, जो कि प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन है हुर्रियत के, अब्दुल मजीद बांडे साहब। बांडे साहब, हुर्रियत की क्या पहचान है? हुर्रियत कोई चुनाव लड़ती नहीं है, हुर्रियत को क्यों तवज्जो दी जाए, क्यों इंपॉर्टेंस दी जाए? 30 सेकेंड्स। देखिए, हुर्रियत ऐसा है कि हुर्रियत यहाँ के सेंटिमेंट को, जो मेजॉरिटी का सेंटिमेंट, जो पॉपुलेशन का बड़ा चंक ऑफ पॉपुलेशन है, उसका सेंटिमेंट रिप्रेजेंट करती है। ये जरूरी नहीं है कि जो मतलब लोग चुनकर आते हैं वही रिप्रेजेंट करते हैं, और जो यहाँ चुनकर आते हैं वो तो मतलब लोगों के छोटे छोटे मसले लेकर आते हैं, लेकिन हम जो हैं बड़ा सेंटिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं, और वो सेंटिमेंट जो चाहता है कि ये जो मसला है कश्मीर का, ये जो 1947 से लटका हुआ है, इसको कैसे हल किया। चलिए बांडे साहब, आप ये कह रहे हैं कि चुनी हुई सरकारें जो हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव लड़ती हैं, वो छोटे मोटे मसलों पर चुनाव जीतती हैं। दरअसल बड़ा मसला, बड़ा मामला तो हुर्रियत सुलझाती है। मेरे साथ सारा जी हैं, सारा शाह हैं, स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, सारा हया खान। सारा जी, आप इस बात को मानती हैं कि हुर्रियत असली रिप्रेजेंटेटिव है? 30 सेकेंड्स।
देखिए, हम बीजेपी बीडीपी के स्टैंड की बात करेंगे। जब पिछली बार पाकिस्तान और हुर्रियत के दरमियान जो है बातचीत के ऊपर जो है इंडो पाक डायलॉग बंद हो गया था, और इस वक्त जो है वीके सिंह जी जो है जनरल, वो बिल्कुल उल्टा स्टेटमेंट दे रहे हैं। हम वेलकम करते हैं उनके स्टेटमेंट को, लेकिन साथ ही में ये भी जानना चाहते हैं कि क्या वो एक्नॉलेज करते हैं ये फैक्ट कि उन्होंने जो पीछे किया है वो गलती थी। जी 30 सेकंड्स मैं लौटता हूं आपके पास। अजय आलोक का फोन लाइन नहीं है मेरे साथ, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इन द मीन टाइम राकेश सिन्हा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या सरकार ये ठीक कर रही है? क्या आरएसएस की रजामंदी है कि हुर्रियत और पाकिस्तान बातचीत कर ले, क्योंकि हुर्रियत हिंदुस्तानी है तो वो बातचीत कर सकते हैं? ये तर्क आपके गले, संघ के गले उतरता है? देखिए, जितना मैंने समझने की कोशिश की है उनके स्टेटमेंट में कि भारत सरकार की स्थिति में कोई बुनियादी बदलाव नहीं हुआ है। हमारा स्पष्ट मत है कि हुर्रियत का कोई वजूद नहीं है, न राजनीतिक है न जनपक्षधर है वो संस्था। दूसरी बात कि कश्मीर के मुद्दे पर भारत पाकिस्तान के बीच में कोई तीसरा पक्ष नहीं हो सकता है, चाहे घर के भीतर का हो या कोई बाहर का देश हो। किसी भी तीसरे पक्ष को हम स्वीकार नहीं करते हैं। ये एक लक्ष्मण रेखा जिसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता है। और अंतिम बात, मैं डिबेट ओपन करता हूं आप ही के साथ। डिबेट इज ओपन नाउ। राकेश सिन्हा जी, उसकी मां कांग्रेस है, इससे कांग्रेस को नैतिक अधिकार नहीं है इस पर सवाल खड़ा करने का। राकेश सिन्हा जी, मैं कांग्रेस के सवाल पे नहीं जा रहा हूं, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए, मैं संबित पात्रा से लूंगा। आप मुझे बताइए इस बात को कि ऐसा क्या हुआ 2 साल के भीतर जिस हुर्रियत की वजह से दो बार बातचीत को रद्द किया गया, एक बार विदेश सचिव के लेवल पर, एक बार एनएसए के लेवल पर। क्यों आज उसी हुर्रियत को आप हरी झंडी दे रहे हैं? राकेश सिन्हा, क्यों संघ को आपत्ति नहीं है? देखिए, हम तो साफ कर रहे हैं कि हुर्रियत का कोई वजूद नहीं है। हुर्रियत को किसी भी बातचीत में शामिल करने के लिए कोई वैधानिकता प्राप्त नहीं है। भारत सरकार ऐसा नहीं कर रही है, मैं इतना मान चला हूं, भारत सरकार नहीं कर रही है। उनका जो साक्षात्कार है, आप हंसिए मत, आप तो मदर ऑफ सेपरेटिज्म है, मैं कह दिया। अरुणाचल में हो कि त्रिपुरा में हो कि मणिपुर में हो कि दिल्ली में हो, सारे अलगाववादी के माँ आप हैं, आतंकवाद के माँ हैं। पंजाब का आतंकवाद हो या कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय हो, इससे कांग्रेस अखिलेश जी मुझे आप 2 मिनट दे दीजिए, मैं आपसे बात करता हूँ। राकेश जी, जरा इनके पुराने अखिलेश जी प्लीज, जब वार्ता रोकी थी तो इनके पुराने बयान दिखा दीजिए। अखिलेश जी, वो भी दिखाऊंगा मैं, आप चिंता मत करिए, मैं तो सवाल पूछूंगा। मैं अपनी बात पूरी कर, अखिलेश जी 1 मिनट। राकेश, अखिलेश जी जरा सुमित जी दिखा दीजिए, मैं दिखा दूंगा। कहना है राकेश सिन्हा ऑन द स्क्रीन, हुर्रियत का कोई वजूद नहीं है। भारत पाकिस्तान वार्ता में किसी भी तीसरे पक्ष का, वो कोई देश हो या कोई संगठन हो, उसका कोई लेजिटिमेसी नहीं है, कोई लेजिटिमेसी राकेश सिन्हा जी, मैं आपके सामने, और दूसरी बात, मैं आपके सामने जनरल वीके सिंह विदेश राज्य मंत्री का संसद को दिया गया लिखित बयान पढ़ के सुना रहा हूं, प्रोफेसर राकेश सिन्हा, और फिर आप बोलिएगा कि आपकी सरकार सही कर रही है क्या। भारत ने कहा कि उसे हुर्रियत के नेताओं और पाकिस्तान के बीच बातचीत से कोई ऐतराज नहीं है। भारत हुर्रियत नेताओं की पाक से बातचीत का अभी तक विरोध करता आ रहा था। आपको याद होगा जो बयान वीके सिंह ने आज दिया है, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, लिहाजा कश्मीर के नेता कहे जाने वाले लोग भी भारतीय नागरिक हैं, इसीलिए भारत आने वाले किसी भी देश के प्रतिनिधि से उनकी मुलाकात पर प्रतिबंध नहीं है। तो आज से यह माना जाए राकेश सिन्हा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है बजाय महबूबा मुफ्ती की। वो लोग जिन्होंने 80% लोग जिन्होंने कश्मीरियों ने बाहर निकलकर वोट डाला, उनके वोट की कीमत नहीं रही। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो इलेक्शन का बॉयकॉट करती है, उसकी अहमियत ज्यादा कर दी आपकी सरकार ने। ये जवाब है मेरे पास। देखिए, मुझे लगता है जो संदर्भ था कि पाकिस्तान डे पर उनको बुलाया गया, सुना दीजिए। पाकिस्तान डे पर, सुमित जी मैं पूरा कर लूं, पाकिस्तान डे पर उनको बुलाया गया। ये पाकिस्तान की जो कारगुजारी है कि पाकिस्तान डे पर बुलाया गया, उसके मिलने को जो एक बड़े रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, उसका एकमात्र जवाब है कि पाकिस्तान में भारत के इंडिपेंडेंस डे पर बलूचिस्तानियों को बुलाया जाएगा।
सीधी सीधी बात है। कहाँ लिखा है? ये कहाँ बोला है? यदि आप यहाँ एक बिना जी, नहीं वजूद बोला वाले है। संगठन को इतना महत्व देते हैं तो हम तो वजूद वाले बलूचिस्तानियों को महत्व देंगे। राकेश जी, सरकार ने अपने जवाब में कहीं नहीं कहा कि बलूच को, मैं आता हूँ, बलूच को इंपॉर्टेंस मिलेगी। संबित जी मैं आता हूँ, अजय आलोक में आता हूँ। ये कहीं नहीं कह राकेश सिन्हा साहब कि पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग का स्टैंड पहले क्लियर कर दूं, डिबेट को एक दिशा मिलेगा। चलिए संबित जी आप बताइए कि ये मेहरबानी क्यों हुर्रियत पर को रख दिया जाए सही तरीके ये से, हुर्रियत डिबेट पर को एक दिशा मिलेगा। इसलिए संबित जी आप भी बताइए प्लीज मुझे समय दीजिए, मैं समझा देता हूँ। बताइए संबित जी। हाँ, मैं समझा देता हूँ, चूंकि मैं सरकार की तरफ से बैठा हूँ, मैं पूरे विषय को समझा देता हूँ। देखिए, सरकार के स्टैंड में कोई चेंज नहीं हुआ है। मैं बताता हूं कैसे चेंज नहीं हुआ है। सरकार का स्टैंड क्या है कि जब इंडिया और पाकिस्तान बात करे, अगर बातचीत से पहले इसमें किसी प्रकार का हुर्रियत का इंटरफेरेंस रहेगा तो हिंदुस्तान की सरकार उस बातचीत को रद्द कर देगी, क्योंकि हम मानते हैं कि कोई भी थर्ड पार्टी इंटरवीन नहीं कर सकता। आपको याद होगा जब 2015 में अजीज साहब पाकिस्तान से इंडिया आने थे और दोबाल साहब से मीटिंग थी, तो मैं उनका आइटनरी पढ़ देता हूं। संडे का दिन था जब अजीज साहब को इंडिया पहुंचना था, 3 बजे, दोपहर 3 बजे पहुंचना था। उसके बाद 4 बजे उनकी मीटिंग हुर्रियत लीडर शहीद अली शाह गिलानी के साथ थी। 9 बजे रात को, संडे को ही, उनकी मीटिंग बाकी हुर्रियत के लीडर के साथ थी और सुबह 11 बजे हैदराबाद हाउस में उन्हें अजीत डोभाल से मिलना था। तो इंडिया के गवर्नमेंट ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप पहले इंडियन एनएसए से मिलिए, उसके बाद आप जब मीटिंग खत्म। एक सेकंड प्लीज मैडम, डोंट इंटरफियर, प्लीज डोंट इंटरफियर, लेट मी कम, प्लीज डोंट इंटरफियर, प्लीज डोंट इंटरफियर, प्लीज डोंट इंटरफियर, यू आर नॉट इन द गवर्नमेंट, प्लीज हैव अ सिविल डिबेट मैम, प्लीज डोंट इंटरफियर। अरे वहां से मिस्टर पीड़ा, नो, नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस डज नॉट हैव एनी रोल इन दिस। आप लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने कश्मीर को प्रॉब्लम में ढकेला है, इसलिए आप लोग बीच में ना चिल्लाएं। मुझे सरकार के स्टैंड को रखने दीजिए, मैं आप लोगों को भी पर्दाफाश करूंगा। अभी सुनिए, प्रॉब्लम में आप जैसे लोगों ने धकेला है। नहीं, आप ही है, अब वो आप ही और नेहरू जी है जिन्होंने कश्मीर का क्रिएट किया। आप लोगों के जैसे लोगों के लिए, जो लोग कश्मीर को अलग मानते हैं, उसके लिए प्रॉब्लम है। पीपल लाइक यू शुड बी एक्सपोज्ड। आप लोगों को एक्सपोज करना चाहिए, हम लोग आपको एक्सपोज कर रहे हैं। आप सुन लीजिए, मैं अभी समझा रहा हूँ। व्हाई आर यू इंटरफियरिंग? आपके बीच में इंटरफेयर कर रहा था, प्लीज बी सिविल। सारा खान जी, सारा खान जी मैं आऊंगा। सारा खान जी, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं सबके पास आऊंगा। लेट संबित कंप्लीट दिस। सारा खान जी मैं आता हूं। स्टैंड रख दूं। यस, देखिए, मैंने आपको आइटनरी समझाया। सरकार ने कहा आप जब मीटिंग हो जाए उसके बाद मिल लीजिएगा, मगर उससे पहले मिलके आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि टॉक का डायरेक्शन क्या होगा। पाकिस्तान ने इसको मना कर दिया, हमने टॉक करने से मना कर दिया। उसी दिन शाम को याद होगा जब ये सवाल पूछा गया विकास स्वरूप जी से कि आप लोग क्या मतलब हुर्रियत से मिलने नहीं देना चाहते हैं, तो बड़े क्लियरली हमने कहा नहीं, वो तो इंडियंस हैं, वो मिल सकते हैं कभी भी जाके वसीद साहब से या अजीत साहब से, मगर आप टॉक नहीं, आप तो उठ जाइए ना। अगस्त के महीने के बारे में बात करें तो आपको पीड़ा होने लगती है। तो यही सब सुनने में कोई करप्शन का डील सुनाऊं आपको बैठ के यहाँ पे? मैं देश की नीति समझा रहा हूँ साहब, यही सब बैठने के लिए सुने। क्या बोल रहे हैं आप सब? देयर इज नो चेंज इन द गवर्नमेंट्स पोजीशन। संबित पात्रा, फिर आप मुझे बताइए, अगर कोई चेंज नहीं है तो जनरल वीके सिंह ने यह लिखित जवाब क्यों दिया कि हुर्रियत पाकिस्तान के साथ बातचीत कर सके? एक मिनट सारा मैम, ये इसलिए जानना इस देश के लिए बहुत जरूरी है। संबित पात्रा, लेट मी रीड आउट। संबित पात्रा, ये बहुत जरूरी है इस देश के लिए जानना कि आखिरकार क्यों भारत सरकार हुर्रियत को लेकर इतनी नरमी दिखा रही है। ये वही हुर्रियत है जिसकी रैलियों में आप पाकिस्तान का झंडा देखते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे देखते हैं, गिलानी साहब को, तमाम नेताओं को नजरबंद किया जाता है। उन्हीं हुर्रियत नेताओं को आप कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के साथ बातचीत कर लीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। ये तो सरासर स्टैंड में बदलाव है। ना। देखिए सुमित जी, नहीं, सुमित जी, आप, मुझे लगता है, देखिए सुमित जी, आपने जरूर पढ़ा होगा वीके सिंह जी ने लिखित में क्या जवाब दिया। मैं एक बार पढ़ देता हूं ताकि सबको क्लैरिटी हो जाए। मैं पूरा जवाब उन्होंने कहा, सिंस द एंटायर स्टेट ऑफ जम्मू एंड दिस हैज टू बी रेड। मैडम, मैं पढ़ रहा हूं। आप ज्यादा जानती हैं सरकार के बारे में या मैं जानता हूं? आप सरकार में तो है नहीं, इसलिए मैं सरकार का डॉक्यूमेंट लेके पढ़ रहा हूं। ये जो डॉक्यूमेंट है संबित पात्रा, ये पूरे देश में सबके पास है। मैडम शांति से अफसोस करिए। बोल रहे हैं
नहीं, लेट मैडम रीड आउट द डॉक्यूमेंट देन। मैं मैडम से अभी चैलेंज करता हूं, वो पूरा स्टेटमेंट पढ़ दे। मैं आपके टीवी पे चैलेंज कर रहा हूं। शी इज अनप्रिपेयर्ड, शी डज नॉट नो। मैं चैलेंज कर रहा हूं। अगर उनको पता है कि पूरा स्टेटमेंट क्या है, पढ़ दे। पूरा देश देख रही है, मेरे पास स्टेटमेंट है। संबित, आपको तो पता ही नहीं है कि क्या बोलना है। तो रीड आउट, आई चैलेंज यू, चलिए संबित पात्रा, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। देश की जनता को बताइए, मेरे पास देश की जनता को बताइए। सिंह ने ये कहा है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है कि हुर्रियत और पाकिस्तान के बीच अगर बातचीत होती है। बिल्कुल नहीं कहा है। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि वीके सिंह जी ने पूरा स्टेटमेंट क्या दिया है, आपके पास है तो पढ़ दीजिए, वरना मुझे पढ़ने दीजिए। संबित पात्रा, डोंट वेस्ट टाइम। संबित पात्रा प्लीज, संबित पात्रा यू गो अहेड। संबित पात्रा प्लीज यू गो अहेड। संबित पात्रा आप आगे बढ़िए, मेरे पास 4 गेस्ट और हैं। संबित पात्रा प्लीज प्लीज। This is the written reply of VK Singh. Quote: since the entire state of Jammu and Kashmir is an integral part of Union of India, and these so-called Kashmiri leaders are Indian, so-called, वो भी so-called है, so-called Kashmiri leaders are Indian citizens, there is no bar on their meeting with representatives of any country in India, of any country. Pakistan नहीं लिखा, of any country in India. However, India has consistently maintained that there is no role for a third party in bilateral dialogue between India and Pakistan. As per मैडम, आप पकड़ी गई हैं तो बीच मत बोलिए, पूरा सुन लीजिए। However, India has insisted that there is no role for a third party in bilateral dialogue between India and Pakistan as per Shimla Agreement. बड़ा स्पष्ट है, ये सुविधा के भक्तों को चुप करा, मैं किसी भी देश के लोगों से मिल सकते हैं, मगर पाकिस्तान में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। पूरा पढ़ के आया करिए, आधा पढ़ के हल्ला। अखिलेश प्रताप सिंह जवाब देना चाहते हैं। संबित पात्रा, जो आपने पढ़ा वही मैंने पढ़ा, उसका मतलब यही निकलता है कि हम कश्मीर के लोगों के साथ। हाँ बोलिए अखिलेश जी, आप बोलिए, चलिए आप बोलिए। स्टेटमेंट लगातार स्क्रीन पे चल भी रहा है। सुमित जी 14 अगस्त 2014 को यही कहा गया था कि हुर्रियत से यदि वार्ता करेंगे ये लोग तो हम अपनी वार्ता विदेश सचिवों की निरस्त करते हैं, हमें बर्दाश्त नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता असदुद्दीन साहब का आप वो टेप दिखा दीजिए। और उसके बाद संबित पात्रा और आरएसएस के लोग जिस तरह से गाल बजा के बता रहे थे कि हम विश्व विजेता हो गए हैं, पाकिस्तान को हमने रौंद दिया, हमने वार्ता कैंसिल कर दिया, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज उसी चीज इस तरह से डिफेंड कर रहे हैं। यही जनरल वीके सिंह उसकी पार्टी में गए थे, 2 ट्वीट किए थे और क्या कहा था उन्होंने, क्या कहा था, डिसगस्टिंग और क्या क्या वर्ड यूज किया था। यही जनरल वीके सिंह ने क्या ट्वीट किया था और आज यही जनरल क्यों पीड़ित हो रहा भाई, सुन लो थोड़ा सुन लो। यही जनरल वीके सिंह ने क्या कहा था कश्मीर के मुद्दे पर। अरे सुन लो, क्यों पीड़ित हो रहे हो? अरे सुन लो सुविधा के राष्ट्रभक्तों, सुनो सुविधा के राष्ट्रभक्तों, सुनो। यही जनरल वीके सिंह है, क्या कहा था उन्होंने, यही जनरल वीके सिंह है। अरे खामोश रहो सुविधा के राष्ट्रभक्तों। सत्ता के लिए अंग्रेजों के तलवत तर बैठने वाले कश्मीर में सत्ता के लिए बैठे हो, राष्ट्रभक्ति दिखाते हो, शर्म नहीं आती आपको? अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। राकेश जी, उन्हीं हुर्रियत को जिसको आप कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उसकी माँ है, उस हुर्रियत को पहचान दी जा रही है आपकी सरकार में, उस हुर्रियत को ताकत दी जा रही है आपकी सरकार में। राकेश सिन्हा, सचेत होने का वक्त है सरकार के लिए। अगर ये हुर्रियत कांग्रेस ने बनाई है तो इसको बीजेपी और आपकी सरकार आगे बढ़ा रही है। राकेश सिन्हा, आप इटली के न्यायालय की चिंता कीजिए। सुमित जी, राष्ट्र के साथ सुमित जी न्याय करिए। ये लोग क्या क्या बोले थे, क्या बोले थे? एक ही बयान है, आज ये क्या बोल रहे हैं, भारत की संप्रभुता के अंतर्गत लाने का हर संभव कोशिश करना, डिस्टर्बिंग किसी भी सीमा तक जाना, पूरे देश को डिस्टर्ब कर रखा है। क्या मोदी जी ने बनाना स्टेट बना के रखा है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान की नाक कटा रहे मोदी। पंडित नेहरू किसी भी देश के लोगों से मुलाकात कर सकते हैं, तो भारतीय एस्टेब्लिशमेंट को जो देश परेशान कर सकता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो मौका पड़ने पर बांग्लादेश हो, नेपाल हो, उनके साथ मिलने को आपने छोड़ दे दी है किसी भी देश के नाम पर। तो गलती तो हुई आपकी सरकार से।
कि क्लैरिटी नहीं है। और अगर हुर्रियत, सुनिए ना संबित जी, अगर आपको लगता है कि हुर्रियत के साथ बातचीत करनी इतनी जरूरी है तो ये क्यों नहीं कहा गया कि बलूचिस्तान में औपचारिक तौर पर भारत अपना दखल रखेगा, बलूच लोगों को हम लोग वेलकम देंगे। है ही नहीं। अरे आपने इम्पोर्टेंट बना दिया, कुछ भी नहीं मानते आपने आज इम्पोर्टेंट बना दिया जनरल वीके सिंह के बयान के साथ। सुमित सर इनके बयान नहीं सुमित जी, मैं बात कर सब लोग चिल्ला चोट बंद कर देखिए, सब बड़े लोग बैठे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं? हम लोग प्लीज सर, प्लीज महत्वपूर्ण विषय थोड़ा सा आराम से। अजय आलोक को मौका नहीं मिला, पांडे साहब मैं आता हूँ। अखिलेश जी मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए सुमित जी एक लीगल पॉइंट रखा गया। अरे पिछले संबित पात्रा कोई जरूरत नहीं आज के बयान की। अखिलेश जी प्लीज देखिए, मैं एक बता दूं, यहाँ पे हुर्रियत का नाम भी नहीं लिया गया, इनको मजाक में सो कॉल्ड कश्मीरी लीडर कहा गया है, इसलिए इनको हम बिल्कुल मजाक में देते हैं। मजाक में सो कॉल्ड कश्मीरी लीडर, संसद के रिटर्न रिप्लाई में मजाक में सो कॉल्ड कश्मीरी लीडर मानता हूँ। देखिए यहाँ मैं सबसे पूछता, अगर ये इंडियन सिटीजन है, अगर ये इंडियन सिटीजन है और जम्मू कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, तो इनका राइट है कहीं से मिल सकते हैं, ये बातचीत में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सुमित जी ये पार्लियामेंट की अवमानना बनती है। अरे भैया क्यों चिल्ला रहे हो? पूरा देश लूट के इटली चली गई वो, और यहाँ चिल्ला रहे हो। बताइए इटली के स्पोक्सपर्सन अजय आलोक, पार्लियामेंट की अवमानना है। अजय आलोक, ये पार्लियामेंट की अवमानना है। संबित जी एक मिनट, अजय आलोक ऑन द स्क्रीन। अजय आलोक सारा लूट के इटली चली गई, यहाँ चिल्ला रहे हैं। अजय आलोक में डिबेट को थोड़ा आगे ले जाता हूँ। अजय आलोक में डिबेट को थोड़ा आगे ले जाता हूँ, आपकी इजाजत से मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। केवल अजय आलोक में सिर्फ इतना चीज जानना चाहूंगा, अगर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की ताकत है वैली में, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दम पर हजारों लाखों लोग सड़कों पर निकल आते हैं आज की तारीख में भी, और वहां पर उनका मादा देखने को मिलता है, तो उस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को अगर ताकत देने के नाम पर आप बातचीत के लिए सिर्फ इतना कह देते हैं कि आप पाकिस्तान के साथ बातचीत कर सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी मीडिएशन हम आपका स्वीकार नहीं करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? समझाइए और बताइए संबित पात्रा को, राकेश सिन्हा को। संबित पात्रा बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का पॉलिटिकल शूट पीडीपी है, जिसके साथ ये सरकार चला रहे हैं, ये देश भी जानता है। दूसरी बात, संबित पात्रा ने अच्छा किया, मैं इतने देर से नहीं बोल पाया, मैंने सुना राकेश सिन्हा जी को, संबित पात्रा को। संबित पात्रा ने आज वाजपेयी जी को भी सूली पे चढ़ा दिया जब उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर को बर्बाद कर दिया। शायद वाजपेयी जी को यह एहसास नहीं था, तभी अलायंस में हम लोगों ने सरकार चलाई थी एनडीए में, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल थी। अब आई बिल सुनते जाइए। और दूसरी बात कि पूरी भारतीय जनता पार्टी अभी थोड़ा सुब्रमण्यम स्वामी सिंड्रोम से ग्रसित हो गई, बात है, वाजपेयी याद जहां पे संघ और एक दूसरे को आरोप लगाते हैं। और देखिए ना, सुब्रमण्यम स्वामी ने अरुण जेटली पर निशाना साधा, आज ही कहा कि मेरे काले धन लाए हुए तरीके को अरुण जेटली नहीं मानते हैं। आज वीके सिंह ने सुषमा स्वराज के ऊपर सवाल जड़ दिया कि भैया हम तो अलाउ कर रहे हैं, सोचिए वो जब नीतीश कुमार पे साधेंगे तो क्या होगा, छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ क्या हो रहा है। झूठ की चलती बढ़ती फैक्ट्री है, चलते फिरती फैक्ट्रियां झूठ की। राकेश सिन्हा सामने बोल रहे हैं आपके, आप चिंता मत करिए, जब लालू मारेंगे लालटेन नीतीश के सर पे तब देखिएगा क्या होगा। पहले लालू को संभालिए, मिनिस्टर बना के रखा हुआ है, सुब्रमण्यम स्वामी और अरुण जेटली को देखिएगा। शर्म आती है कि बेच के खा गए आप, शर्म आती है कि बेच के खा गए। बोलिए ना कि सुब्रमण्यम स्वामी सिंड्रोम है, गाय भैंस बकरी का चारा खा के शर्म आएगा, बोलते रहिए झूठ, दिन भर झूठ बोलते रहिए, कोई पूछने जा रहा है, साफ पकड़े जा रहे हैं। हुर्रियत के नेता पांडे साहब, हुर्रियत के प्रवक्ता अब्दुल माजिद पांडे को भी नहीं छोड़ा, जेटली को भी नहीं छोड़ा, अब्दुल माजिद पांडे, मैं जानबूझ के आपको इस डिबेट के इस मोड़ पर लेकर आ रहा हूँ शिरकत करने के लिए, क्योंकि आपने मूड देखा। जो सो कॉल्ड दिल्ली की पार्टियां हैं, जिनको नेशनलिस्ट पार्टी कहा जाता है, ये हुर्रियत के रोल को क्या इंपॉर्टेंस देती है, ये आपने समझा होगा अब तक। आपको लगता है कि आपकी हुर्रियत को आज पहली बार औपचारिक तौर पर इतनी बड़ी ताकत मिली है बीते 60-70 सालों में? क्या पाकिस्तान से बातचीत कर सकते हैं? देखिए दो बात है। एक तो ये कि मुझे ये तो बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ जो दिल्ली की पार्टियां हैं, ये दिल्ली में बैठकर कश्मीर के मुद्दे पर अपनी पॉलिटिक्स कर रही हैं, और इसका कश्मीर के मसले से, कश्मीर के मसले का क्या होता है, कश्मीरियों का क्या होता है, उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। बल्कि बीजेपी और कांग्रेस और बाकी पार्टियां हैं जो ये अपनी जो ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स उस हवाले से ये बातें कर रहे हैं। रही बात हुर्रियत की, तो हुर्रियत के साथ
ये कोई नई बातचीत की बात कोई नई चीज नहीं है। आप देख रहे हैं कि एक मसला है और इस मसले का कैसे हल निकाला जाए, बजाय इस पर फोकस करने के बजाय सिर्फ कुछ मामूली बातों पर आपस में भिड़ा जाए, तो ये मेरे ख्याल में किसी भी हालत में न तो पांडे साहब, भारत अब्दुल माजिद पांडे साहब, आप तो इतने बड़े हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के इतने बड़े प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन है। पांडे साहब, आप मुझे बताइए आप लोग चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? आप लोग चुनावों से क्यों डरते हैं पांडे साहब? हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पॉलिटिकल आउटफिट क्यों नहीं बनता है? हुर्रियत कॉन्फ्रेंस चुनाव क्यों नहीं लड़ती है? अब्दुल माजिद पांडे साहब, आप लोग चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? शासन कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त कुछ जिलों के उससे पहले जब वाजपेयी साहब की हुकूमत थी, ये निष्प्रभावी लोग हैं, इनसे क्या प्रभाव की बात करते हैं? क्या चुनाव लड़ेंगे? जब वो आए तो उन्होंने कहा कि हम वाजपेयी साहब, इनको तो पेपर टाइगर कहना चाहिए, इनमें कोई वजूद नहीं है। मेरे ख्याल में जो कश्मीर के कुछ जिलों के कुछ तालुका भर इनका प्रभाव है। इन्होंने चुनाव के बहिष्कार की अपील की, उसका क्या असर हुआ ये बता दें। अगर वो पाकिस्तान के वहाँ एक लोकतांत्रिक सरकार चल रही है, अब कश्मीर में समस्या क्या है? कश्मीर में एक राकेश जी, मैं आऊंगा आपके पास। अब्दुल माजिद पांडे और जनरल जीडी बख्शी ऑन द स्पीक। एक ऐसी पॉजिटिव चीज है जिसके बहुत ही दूरस्थ परिणाम होंगे। कैसे? अब्दुल माजिद पांडे, प्लीज लिसन टू मी। अब्दुल माजिद पांडे साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? मेरी बात का जवाब दीजिए। अगर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इतनी बड़ी है, इतनी इंपॉर्टेंट है, तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस चुनाव क्यों नहीं लड़ती है? हुर्रियत कॉन्फ्रेंस चुनावों का बहिष्कार क्यों करती है? चुनाव के नाम पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं को सांप क्यों सूंघ जाता है? पांडे साहब, आप असली कश्मीरी नेता कैसे हुए बगैर चुनाव लड़े? फिर महबूबा मुफ्ती क्या हुई? फिर उमर अब्दुल्ला क्या हुए? फारूक अब्दुल्ला क्या हुए? पांडे साहब, ऐसे नहीं होता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि अगर आज भारत सरकार ने ये कह दिया है कि उनको, भारत सरकार तो कह रही है कि आप छोटे से तालुके के छोटी सी पार्टी है, छोटे से संगठन है, पार्टी भी नहीं है। पाकिस्तान की सरकार के साथ भी बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये उस चीज का रिकॉग्निशन है दैट देयर इज एन इशू, a basic issue which has to be जनरल जीडी बख्शी, जो है कश्मीरी, ये रिकॉग्निशन है कि देयर इज एन इशू। जनरल जीडी बख्शी जवाब दीजिए। आई थिंक ये पांडे साहब बहुत बोल लिए हैं, प्लीज देखिए। सुमित अवस्थी, मैं कहना चाहता हूँ, इनकी सरकार, अरे साहब प्लीज आप किसी और को बोलने देंगे? जनरल बख्शी, यहाँ क्रिकेट कमेंट्री शुरू कर दी है आपने। एक्सक्यूज मी, मैं कहना चाहता हूं पांडे साहब, किसने आपको वजूद दिया कश्मीरियों के लिए बोलने के लिए? आपने कश्मीरी लोगों को कहा था कि वो इलेक्शन बाइकआउट करेंगे। 60 से 70% कश्मीरी वोट देने आए थे। आप पाकिस्तान के पैसे खाते हैं, आप पाकिस्तान के भाड़े के पिट्ठू हैं। किसने आपको दिया है? 50% लोगों ने वोट दिया और कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं दिया, लेकिन ये फैक्ट है कि देयर इज एन इशू विच इज कॉल्ड कश्मीर इशू, और जिसमें आप देख रहे हैं कि दोनों सरकारें राइट फ्रॉम 1947 वक्त पर एक दूसरे के साथ बातचीत कर रही हैं और बातचीत करती रही है। और जहां तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कह रही है कि वी आर रेडी टू टॉक टू पाकिस्तान। हाँ, बायलैटरली वो कहते हैं कि हम बायलैटरली टॉक टू आप पाकिस्तान के नागरिक हैं। अब ये टेक्निकल बात है, आप पाकिस्तान के नागरिक हैं। जो प्राइमरी स्टेक होल्डर्स हैं आप उनको एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं। आप उनको, जो प्राइमरी स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरे इशू के, आप स्टेक होल्डर कैसे बने? ये जो गिरती है, How have you got the right to speak for all Kashmiris? जो है दिल्ली में बैठकर, स्टूडियोज में बैठकर आप कश्मीर में जो हो रहा है, जो कश्मीर में वायलेशंस हो रही है, तो आज ह्यूमन राइट्स की पांडे साहब, जो लोगों पर गुजर पांडे रही है, साहब, आप उसको कैसे अरे तो चुनाव लड़िए ना पांडे साहब। के लिए पांडे साहब चुनाव लड़िए, चुनाव जीतिए, सरकार चलाइए, कश्मीर चलाइए। किसने मना किया आपको? पांडे साहब, चुनाव लड़ने से आप डरते हैं, चुनाव लड़ेंगे नहीं, बाहर बैठ के आप ज्ञान देंगे। पांडे साहब, ऐसे काम नहीं होता। के ख्याल में ये पॉजिटिव, आपकी जानकारी के लिए, भारतवर्ष इस देश की जो दिल्ली है, भारतवर्ष की राजधानी है और यहां सब अहम फैसले होते हैं। आपने कब से बना दी राजधानी श्रीनगर? वो कश्मीर की राजधानी होगी, इस देश की नहीं।
और जो अहम फैसले हैं वो दिल्ली में लिए जाएंगे। आप कब से पाकिस्तान के नागरिक बन गए? आप पाकिस्तान के झंडे क्यों फहरा रहे हैं? पता नहीं है आप पाकिस्तान के झंडे क्यों फहरा रहे हैं? Who has made you a left of Kashmiris? ये हम नहीं कहा, ये हमने नहीं कहा। आपको किसने हक दिया कि आप कश्मीरियों के लिए बोले? आपने पैसे ISI के खाए हैं, आपने बड़े बड़े आलीशान महल बनाए हैं, ये पैसे पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क के पैसे खाकर, ठीक है? और यही आपका वजूद है कि आप पाकिस्तान के पैसे खाते हैं। हर तीसरे दिन उस बिल में घुसे होते हैं, वो खरगोश की बिल में। ये तो जनरल साहब आप पिछले 25 साल से कह रहे हैं टेलीविजन पर, लेकिन ये इशू खत्म नहीं हुआ, खत्म होने वाला है। बांडे साहब, इसको पॉलिटिकली अब्दुल मजीद बांडे साहब, अब्दुल मजीद बांडे साहब, हिस्सा है, आपको कोई शक है? जी हाँ, अब्दुल मजीद बांडे साहब, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। जनरल बख्शी, गिव मी अ मिनट। जनरल बख्शी, गिव मी अ मिनट। अब्दुल मजीद बांडे साहब, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। बांडे साहब ऑन द स्क्रीन, क्या आप इस बात को लेकर अश्योर कर सकते हैं पूरे हिंदुस्तान को, पूरे इंडिया को, कि आज जब भारत सरकार ने आपको सो कॉल्ड रिकॉग्निशन दे दिया है, जो आपने शब्द का इस्तेमाल किया, पहचान दे दी है, आज के बाद हुर्रियत की रैलियों में, हुर्रियत के प्रोग्राम्स में कश्मीर के नारे नहीं लगेंगे, कश्मीर के, पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराए जाएंगे, कश्मीर की आजादी की बात नहीं होगी, इस बात का एश्योरेंस आज आप लाइव डिबेट में दे सकते हैं? दे सकते हैं बांडे साहब? देखिए, हम जो बात करते हैं, देखिए हमारा जो बात है, हमारा स्टैंड बड़ा वाजे है। हमारा स्टैंड बड़ा वाजे है कि देयर इज एन इशू विच इज कॉल्ड कश्मीर इशू, और ये इशू जो है आप ये यहाँ की जमीन 1947 से चला आ रहा है। आबो हवा में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जीते हैं, और यही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। आपने कहा सवाल का, देखिए आपने सवाल, ये भी कुछ लोग देते हैं, आप, मैं इसे इनकार नहीं करता, ये भी कुछ, देखिए ये भी कुछ लोग देते हैं। पांडे साहब, तो बोलिए ना, जो लोग करते हैं उनको आप बंद कराएंगे? क्या हुर्रियत की इतनी ताकत नहीं है? आप तो बहुत बड़ा संगठन बोलते हैं हुर्रियत को। आप बोलिए कि हम बंद करा देंगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, पाकिस्तान के झंडे वैली में नहीं लगेंगे। बोल दीजिए एक बार, भारत सरकार को भरोसा हो जाए कि उन्होंने ठीक रिप्रेजेंटेटिव चुना है कश्मीर का पाकिस्तान से बातचीत करने में। बोलिए ना आज। देखिए ये जो है ना, इस तरह ये टीवी डिबेट्स में ऐसे फैसले नहीं होते ना, बिल्कुल नहीं होते। और ये कह के आप लोग बचते रहिए, देश की जनता देख रही है आपको भी और सरकार को भी। संबित पात्रा, अगर इसको आगे बढ़ाया जाता है, देखिए आप एक ही सांस में सब कुछ करना चाहते हैं, ये ऐसे नहीं होता है। पॉलिटिक्स में ऐसे नहीं होता है। संबित पात्रा, मैं आ सकता हूं प्लीज? संबित पात्रा और सारा शाह, संबित पात्रा और सारा शाह। संबित पात्रा, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। मैंने बहुत क्लियरली आपके सामने पूछा बांडे साहब से, उन्होंने पाकिस्तान के पिछलग्गू बनने से इनकार नहीं किया। उनका साफ मतलब था कि पाकिस्तान हम जो करते आ रहे हैं वो हम करते रहेंगे। जनरल GD बख्शी, एक फौजी जो पाकिस्तान में, कश्मीर में रहता है, लड़ता है, उसके क्या सेंटिमेंट है वो आपने देखे हुर्रियत के बाबत। आपको लगता है कि आपकी सरकार, जनरल VK सिंह जो कुछ कह रहे हैं, कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं? संबित पात्रा, डोंट मिस इंटरप्रेट, मैं इसका जवाब देता हूं। एक सेकेंड मिस्टर हुर्रियत, आप बैठिए, थोड़ा सा उत्तर देने दीजिए। बोलेंगे क्या? देखिए, नंबर 1, जहां तक और क्या काम है? कौन है ये? अच्छा, चारा घोटाला थोड़ा सा, थोड़ा ऑगस्टा वेस्टलैंड, थोड़ा मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप लोग दोनों बोलिए। फैक्ट्री खोली हुई है मिस्टर चारा एंड मिस्टर ऑगस्टा वेस्टलैंड, प्लीज हैव पेशेंस। सुविधा के राष्ट्रभक्त, अरे VK बचकाने हरकत बंद कर दीजिए प्लीज। सीरियस, हाथ जोड़ के देखिए, महागठबंधन वाले दो महागठबंधन के महागठबंधन यहाँ चिल्लाना शुरू कर देते हैं जैसे शुरू होता है। वो महागठबंधनों, बैठ जाओ प्लीज। म्यूट एवरीबॉडी एक्सेप्ट संबित पात्रा। संबित पात्रा, आंसर दिस प्लीज। आपने सुना जनरल GD बख्शी के सेंटिमेंट को, आपने सुना बाजीत पांडे साहब मैं आंसर कर रहा हूं। बोलिए, जवाब दीजिए, आप भटकाइए मत, बोलिए। मैं इसका आंसर दे रहा हूं साहब, आप सुन लीजिए। 2015 में जब ये टॉक्स कॉल ऑफ किए गए, क्योंकि हुर्रियत से पहले मिलना चाहते थे बासित साहब और अजीज साहब, तो यही कांग्रेस पार्टी और NC की ताराजी बैठी है, इन दोनों ने, उस समय वो सरकार में थे,
सरकार में थे तो इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसको कहा गया एंटी इंडिया रेजोल्यूशन। इनका, कांग्रेस का और एनसी का कहना था कि भारत की सरकार ने पाकिस्तान से जो टॉक्स कॉल ऑफ किए हुर्रियत को लेकर, ये बिल्कुल उचित स्टैंड नहीं है। हुर्रियत के साथ बातचीत अलाउ करना चाहिए था और बीजेपी की सरकार को बढ़ना चाहिए था बातचीत को। तो ये जो एंटी इंडिया स्टैंड कांग्रेस और एनसी ने लिया था उस समय, तो प्लीज यहां हमें एडवाइस देना बंद करें। आप इस पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ें जो आंसर दिया गया, इसमें कहीं भी नहीं कहा गया कि हुर्रियत के लोग अब पाकिस्तान के साथ बातचीत कर सकते हैं। वो कहा गया है कि जो हुर्रियत के लोग हैं वो भी इंडियन हैं, जम्मू कश्मीर इंडिया का हिस्सा है, इसलिए जैसे कोई भी इंडिया का आदमी किसी भी और एम्बेसडर के साथ ऐसे ही मिल सकता है कर्टसी विजिट के लिए, ये भी वैसे ही मिल सकते हैं, क्योंकि बीजेपी का मानना है कि जम्मू कश्मीर इंडिया का अभिन्न अंग है और जो भी जम्मू कश्मीर में रहते हैं, चाहे वो हमारे स्लीपर सेल ही क्यों ना हो, वो इंडियन है। बल्कि कांग्रेस मानती होगी कि जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं है क्योंकि नेहरू जी के संतान है ना ये सब। हम मानते हैं कि इंडिया का हिस्सा है, इसलिए जो भी जम्मू कश्मीर सारा शाह जवाब दीजिए। तारा शाह, आप ये बताइए, आपने एंटी इंडिया रेजोल्यूशन पास किया था कि नहीं? डिड यू नॉट पास एन एंटी इंडिया रेजोल्यूशन? देखिए, दो बातें हैं। आप ये बता दीजिए। जब आप कहते हैं कि वीके सिंह जी ने ये कहा कि हुर्रियत को जो है पूरा हक बनता है बातचीत करने का, हम भी ये मानते हैं कि ये बिल्कुल सही बात है। क्यों सही है? क्योंकि हमें हर एक पार्टी को साथ लेके चलना होगा, हमें हर एक पार्टी को साथ लेके चलना होगा, क्योंकि सपोर्ट हम लोग हैं। आप दिल्ली में बैठ के सफर नहीं करते हैं, लोग जम्मू कश्मीर में हुर्रियत को साथ लेके चलना होगा, यहाँ मान रही है, बताइए। तो यहाँ पे बॉर्डर पे वायलेंस रहती तो देशद्रोही है, वहाँ पे वायलेंस नहीं रहती। जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो हमें होते हैं यहाँ पर। देशद्रोही, आप वीके सिंह को भी देशद्रोही बोलिए प्लीज, आप टीवी पे बोल दीजिए कि वीके सिंह भी जो है वो देशद्रोही है, क्योंकि आपके वीके सिंह ने तो यही कहा है कि जो हुर्रियत को बातचीत करना चाहिए, कहा है कि हुर्रियत से पाकिस्तान को बातचीत करनी चाहिए। दिखा दीजिए आपके स्टेटमेंट चिल्ला रहे थे मेरे ऊपर, अब खुद बोल रही है हुर्रियत के साथ हमें बातचीत करनी है, हुर्रियत इज आवर फ्रेंड, हुर्रियत के बिना हम रह नहीं सकते। अभी आपने कहा ना ये सब। मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, जब हमारा टूरिज्म इफेक्ट होता है, हमारे टूरिज्म पे असर पड़ता है, लोग नहीं आते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है, यंगस्टर्स जो है वो बंदूक उठा लेते हैं। तो हमें बातचीत करनी होगी, ना कि सिर्फ हुर्रियत से, हमें उनसे भी बातचीत करनी होगी जिन नौजवानों ने गन उठाए हैं। हमें उनको भी इस मसले के अंदर लाना होगा, उनको भी समझाना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बहुत सारे अलग सारे परसेप्शंस है कश्मीर के बारे में, उन सबको एक साथ लाके ये समझना होगा कि कश्मीर इश्यू क्या है। संबित के ये बोल देने से नेशनल चैनल पे कि नहीं जी मेरा स्टैंड कुछ और है, वीके सिंह ने, तो हमें पता है, हम सब जानते हैं कि वीके सिंह ने क्या बोला है, और यहाँ पे बीजेपी के जो है स्पोक्स पर्सन वो कुछ और बोल रहे हैं। तो ये हमें समझना होगा कि मैंने पढ़ दिया वीके सिंह जी ने क्या बोला है, आप पढ़ लीजिए, आपके पास स्टेटमेंट, आप पढ़ लीजिए। समझना होगा कि यहाँ पे सिविलियन किलिंग भी नहीं होनी चाहिए, और जो बॉर्डर पे और जो बॉर्डर पे शेलिंग होती है, हमारी आर्मी भी उसमें विक्टिम रहती है, और पार की आर्मी भी उसमें विक्टिम रहती है। कोई किलिंग नहीं होनी चाहिए, सिविलियन किलिंग नहीं होनी चाहिए। जवाब संबित पात्रा, तो ये बिल्कुल सही सारा जी एक मिनट, अमन आता है, सारा जी आना चाहिए, तो क्या दिक्कत है आपको? रहती है, मैं नहीं मानता हूँ। हाउ कैन पाकिस्तान बी विक्टिम? मैं अपोज करता हूँ, ऑब्जेक्ट करता हूँ इस स्टेटमेंट को। संबित, आप इस बात को तो मान रहे हैं कश्मीर भी एक भारत का हिस्सा है। कांग्रेस और एनसी के इस स्टेटमेंट को मैं अपोज करता हूँ। राकेश सिन्हा जी और दोनों तरफ जम्मू कश्मीर के ही लोग सफर करते हैं। संबित पात्रा, राकेश सिन्हा, संबित पात्रा, राकेश सिन्हा, आपको ये नहीं मालूम कि सारा शाह एक मिनट, संबित पात्रा, नहीं हो सकता है, संबित पात्रा, राकेश सिन्हा प्लीज, संबित पात्रा, कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। हाँ जी सर, किसी भी राज्य की तरह कश्मीर भी है। हाँ, वो हम तो मानते हैं। जब आपकी पार्टी, आपकी सरकार है, 282 एमपी हैं, आप तो मानते हैं ना। मैं आप ही से पूछ रहा हूँ क्योंकि जवाब आपकी सरकार ने दिया, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अभी देश की जनता ने आपको वोट दिया, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। प्रवक्ता ने क्या कहा? एनसी के प्रवक्ता ने कहा पाकिस्तान विक्टिम है। पाकिस्तान विक्टिम कहां से हो गई? किसी भी एक आम हिंदुस्तानी राज्य की तरह मानना है कि पाकिस्तान विक्टिम किसी भी आम हिंदुस्तानी राज्य के समकक्ष है कश्मीर। इस बात को आप मान रहे हैं? बिल्कुल है। कोई स्पेशल स्टेटस नहीं मिलना चाहिए कश्मीर को, ये आपकी पार्टी का स्टेटेड स्टैंड है।
अब मेरा सवाल आपसे है, जब यही स्टैंड रहा है, जब यही आपका स्टैंड है, तो फिर हुर्रियत को ये प्रिविलेज क्यों कि पाकिस्तान से या किसी भी मुल्क से वो बातचीत कर सकती है? क्या किसी भी राज्य में, किसी भी बॉर्डरिंग स्टेट में आप वहां के नॉन पॉलिटिकल आउटफिट को ये कह देंगे कि आप अपने आप जाके बात कर लीजिए, चाहे बांग्लादेश से बात करनी हो, चाहे म्यांमार से बात करनी हो, चाहे तमिलनाडु को बात करनी हो, कि आप बात कर लीजिए, हम बात नहीं करेंगे? तो ये आपने जब ये हुर्रियत को ये प्रिविलेज देके आपने अपने स्टैंड को, स्पेशल स्टेट के स्टैंड को डाइल्यूट तो नहीं कर लिया? सोच रहे कि नहीं इस बारे में आप? बिल्कुल नहीं सुमित जी, मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन दे दूं। पहले आपने खुद सेंटेंस पढ़ा है, स्टेटमेंट पढ़ा है, उसमें कोई भी एक सेकंड, उसमें कोई स्टेटमेंट नहीं है कि हुर्रियत जाके पाकिस्तान से बातचीत करे। उन्होंने स्टेटमेंट में कहा हुआ है कि एनी इंडियन कैन मीट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ फॉरेन नेशन। पाकिस्तान का नाम नहीं है, हुर्रियत का नाम नहीं है। एनी नेशन में पाकिस्तान आता है कि नहीं आता? हुर्रियत तो पाकिस्तान से बात करेगा ना, हुर्रियत थोड़ी मोरक्को से बात करेगा, हुर्रियत थोड़ी मालदीव से बात करेगा कि मुझे घूमने जाना है, वहां का वीजा चाहिए। हुर्रियत का इंटरेस्ट कहां है संबित? मैं समझा देता हूं प्लीज, मैं 10 सेकंड में समझा देता हूं। जवाहरलाल नेहरू के समय से हुर्रियत सभी पाकिस्तान से मिलती रही है, मगर पहली बार हमारे सरकार ने कहा कि आप बायलैटरल टॉक रखिए, आप कम से कम टॉक से पहले नहीं मिल सकते, टॉक के बाद मिलिए जैसे कोई भी इंडियन मिलता है, मगर टॉक इन्फ्लुएंस नहीं होगा। जवाहरलाल नेहरू से लेकर अभी तक हमेशा हुर्रियत के लोग पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव से मिलते हैं। जनरल बख्शी बोलना चाह रहे हैं, मैं हट जाता हूं। जनरल बख्शी जवाब दीजिए, क्या आप सरकार की बातों से दो भागों में उत्तर दिया जनरल गया जीडी है बख्शी कि थर्ड पार्टी नहीं होगा और मिलने को तो वो इंडियन है। अरे सुमित, एक सवाल पूछिए ना हुर्रियत के लोगों से। जनरल जीडी बख्शी आप जवाब दीजिए, संबित पात्रा की बात से आप सेटिस्फाइड है? अजय देखिए जनरल बख्शी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, प्लीज मेरी सुन लीजिए। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, हर भारतीय नागरिक को, प्लीज भाई साहब जरा, अजय साहब जरा एक मिनट, मैं कहना चाहता हूँ हर भारतीय नागरिक उनको अगस्त तक हेलीकॉप्टर वेट कर रही है। अरे साहब अच्छा एक मिनट, मैं कहना चाहता हूं कि हर भारतीय नागरिक जो अपने संविधान में निष्ठा रखता है उसको अधिकार है, लेकिन माओवादियों को अधिकार नहीं है कल की वो चीन एम्बेसी जाए शरेआम हथियार मांगे। ये जो हुर्रियत वाले हैं ये गद्दार हैं, इन लोगों को अधिकार नहीं होना चाहिए कि ये पाकिस्तान के पास जाएं और ये गफलत करे हमारे देश में। राकेश सिन्हा, संबित पात्रा सुन रहे हैं इस बात को जो जनरल बख्शी कह रहे हैं? आपकी भारत सरकार ने दिया है राकेश सिन्हा जी। राकेश जी जवाब दीजिए। राकेश जी, आपकी सरकार ने जाने अनजाने में हुर्रियत को इम्पोर्टेंस देकर स्पेशल स्टेटस कश्मीर को देने की तैयारी कर ली है क्या? राकेश सिन्हा, आरएसएस को सत्ता चाहिए, फिर अखिलेश जी जवाब दीजिएगा राकेश जी के बाद। सुमित जी, अरे अखिलेश जी शांत तो रहे। देखिए, बीके सिंह का वो इंटेंशन नहीं रहा होगा। यदि उस बयान में कोई एम्बिग्विटीज है तो सरकार क्लियर कर देगी। मैं एक बात साफ कर दे रहा हूं कि संघ विचारधारा का व्यक्ति भारत पाकिस्तान आप ये मान रहे हैं बीके सिंह ने गलत बयान दे दिया है और उसकी सफाई देने की जरूरत है? राकेश सिन्हा, कोई हो उसे बीच में नहीं आने देगा, आप निश्चिंत रहिए। राकेश सिन्हा मैं सुनिश्चित कर देना चाहता हूं कि तीसरी पार्टी की भूमिका नेहरू काल तक सीमित थी। राकेश सिन्हा साहब, आप ये मान रहे हैं जनरल वीके सिंह से गलती हुई, इस बयान को सरकार को क्लैरिफाई करना चाहिए? राकेश सिन्हा को याद दिला देना चाहता हूं कि पाकिस्तान जाकर क्या मिन्नत करके आए हैं नीतीश जी, पाकिस्तान जाकर क्या मिन्नत करके आए हैं? राकेश सिन्हा साहब, जो एम्बिग्विटी है वो जनरल वीके सिंह की वजह से है, उसको सरकार को क्लियर करना चाहिए क्या? राकेश सिन्हा, पाकिस्तान जाकर आज तो मैं आपसे पूछूंगा राकेश सिन्हा, प्लीज आज आपको जवाब देना है। राकेश सिन्हा, ये हुर्रियत गद्दारों की पार्टी है, ये पाकिस्तान के पैसे से चलने वाले दुकानदारी करते हैं। राकेश सिन्हा, ये जितना हुर्रियत को गद्दार कह रहे हैं उतना अपनी सरकार को डॉक में खड़ा कर रहे हैं। राकेश जी, आप जितना हुर्रियत को गद्दार कहते हैं उतना अपनी सरकार के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। राकेश सिन्हा,
संघ के विचारक होने के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अखिलेश जी, मुझे जरा इशरत के भाई अखिलेश भाईजान को उत्तर अखिलेश राकेश सिन्हा कह रहे हैं कि इसमें एम्बिग्यूटी है, सरकार को क्लैरिफाई करना चाहिए। बड़ी खबर है, बड़ी खबर है इस चैनल में। बोलिए अखिलेश जी, बोलिए अखिलेश। थोड़ा शांति हो जाए, मैं बोलूं, बता रहा हूँ। देखिए सुमित जी, आज जो आरएसएस के छोटे भाई हुर्रियत, बड़े भाई हेलीकॉप्टर में चले जाएंगे आज दिख रहा है, अपना प्यार जो उमड़ा है दिख रहा है। आपने बहुत से लोगों ने बहुत से बातें की, हुर्रियत और आरएसएस छोटे भाई बड़े भाई की। आपने एक सवाल किया कि क्या हुर्रियत आगे से पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराए? अखिलेश जी, क्या इतने दिनों से लहराया जा रहे हैं? मोदी जी या केंद्र की सरकार अपने कश्मीर की सरकार से कहा कि झंडे क्यों लहराए जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने हुर्रियत पैदा किया है। कश्मीरी पंडित क्यों भाग रहे हैं? शुरू किए। ये देश की जनता से देश की जनता जानती है। सुमित जी ने बताइए, देश की जनता जानती है। कश्मीर में सरकार का वर्जन। संबित पात्रा, आपने राकेश सिन्हा को सुना, एम्बिग्यूटी है इस बयान में, तो सरकार को सफाई करनी चाहिए, सफाई देनी चाहिए। संबित पात्रा, सरकार सफाई देगी? वीके सिंह से गलती हुई, सफाई देगी? संबित पात्रा, संबित पात्रा, केवल संबित पात्रा। मैं उत्तर दे देता। देखिए मैं एक बात बताऊं, यहाँ पैनल में हम जितने लोग हैं, केवल जनरल जीडी बख्शी को छोड़कर हम सब जनरल वीके सिंह के सामने बौने हैं, छोटे हैं। हम उनके देशभक्ति पर सवाल ना खड़ा करें। जो व्यक्ति इतने वर्षों तक इंडियन आर्मी को जो सेवा करके आता है, घुमाइए नहीं, हम सवाल ना घुमाइए नहीं। जहां तक स्टेटमेंट का सवाल है, देयर इज नो एम्बिग्यूटी, देयर इज नो एब्सोल्युटली नो एम्बिग्यूटी। अरे प्लीज साफ हो गया। प्लीज सर, बैठ जाइए। इशरत के भाईजान मुझे बोलने दीजिए। माफी चाहता हूं, डिबेट को मुझे एंड करना पड़ेगा, लेकिन राकेश सिन्हा साहब की जानकारी बोलने दीजिए जाते जाते कि आप जिस स्टेटमेंट में एम्बिग्यूटी की बात कर रहे थे, सरकार से सफाई की उम्मीद कर रहे थे, सरकार के प्रवक्ता ने साफ कर दिया, बीजेपी के प्रवक्ता ने, कि कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। जो स्टेटमेंट दिया गया सोच समझ के दिया गया। हुर्रियत और पाकिस्तान बातचीत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। लेकिन क्या वाकई में हुर्रियत का नाम नहीं है संबित पात्रा, लेकिन आपने हुर्रियत को मना भी नहीं किया है कि वो पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेंगे। ना ही उस स्टेटमेंट में इस बात को लेकर कोई सफाई है कि भारत भी बलूचिस्तान से बातचीत करेगा, भारत भी पाकिस्तान के उन तमाम डिस्टर्ब एरिया में के लोगों से बात करेगा जिसको लेकर पाकिस्तान की हुकूमत परेशान रहती है। क्या भारत सरकार का ये फैसला जायज था? हमारा आज का सवाल भी यही था कि क्या मोदी सरकार का हुर्रियत के प्रति नरम रवैया अपनाने का फैसला गलत है? सैकड़ों की संख्या में जवाब मिले। 60% लोग हाँ में जवाब देते हैं, 40% नहीं में जवाब देते हैं। यही पोल हमने ट्विटर पर पूछा कि क्या मोदी सरकार का हुर्रियत के प्रति नरम रवैया अपनाने का फैसला गलत है। 68% लोग हाँ में जवाब देते हैं कि यह फैसला गलत है। मोटे तौर पर जो IBN 7 का दर्शक वर्ग है वो ये कह रहा है कि सरकार ने जो ये फैसला लिया है हुर्रियत और पाकिस्तान को करीब आने का, बातचीत करने देने का, वो गलत है। इसी नोट पर हम तो पूछेंगे मैं आज इतना ही। आगे है इंडिया 9 बजे और आपके साथ होंगे मेरे साथी आकाश। सुमित, ओसामा बिन लादेन को 5 साल पहले मारा गया था। इन 5 साल के अंदर दुनिया बहुत बदल गई है। अल-कायदा पहले के मुकाबले कमजोर नजर आ रही है। ISIS और बगदादी अब अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं और तरह तरह की जानकारी अमेरिका की सेना के बारे में दुनिया भर में फैले अपने एजेंटों को, स्लीपर सेल्स को दे रहे हैं। इसकी बात विस्तार से करेंगे। साथ ही साथ बात होगी राहुल गांधी के सिंघम अवतार की भी। लौट रहे एक ब्रेक के बाद इंडिया 9 बजे के साथ।